हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग। बिल्कुल फुल एक्सप्लेनेशन, बहुत फास्ट वे से फुल एक्सप्लेनेशन होगी, बहुत फास्ट वे से। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले ये क्या कह रहे हैं कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मतलब हम मैटर जो हमारे आसपास में है उनको हम फिजिकली कैसे देखते हैं। तो मैटर किससे बना होता है? पार्टिकल से। ये बात कैसे नोट की इन्होंने? देखो, उन्होंने कहा कि हमने ना वाटर को में साल्ट ऐड कर दिया, उसमें से एक चम्मच निकाला, फिर दूसरे में ऐड कर दिया, उसमें से एक चम्मच निकाला, फिर तीसरे में ऐड कर दिया। ये बात आपको बहुत अजीब सी लग रही होगी, लेकिन इसमें सोचने वाली बात क्या है कि जब इसने इस एक चम्मच नमक इसमें ऐड किया और उसको फिर दूसरे उसमें से निकाल के दूसरे में ऐड किया, फिर उसमें से दूसरे से निकाल के उसमें ऐड किया, और ये भी समझ सकते हैं कि जब उसने नमक को पानी में ऐड किया तो पानी के मॉलिक्यूल के अंदर नमक के मॉलिक्यूल क्या हो गए? घुस गए, अंदर मिल गए। मतलब वो छोटे छोटे थे तभी तो वो डिजोल्व हो पाए। या फिर दूसरी बात, यहाँ पे एक एक्टिविटी और है, ये भी समझो आप, कि यहाँ इसने 100 ml एक वाटर लिया, उसमें बस थोड़ा सा कलर डाला, उस कलर में से 10 ml लिया, फिर इसमें डाला, फिर 10 ml लिया इसमें डाला, फिर 10 ml लिया इसमें डाला। जब मैंने थोड़ा सा कलर डालने से एक बूंद या दो बूंद कलर दिखाई दे रहे ना, एक बूंद ही डाल रखी है, एक बूंद डालने से पूरा कलर चेंज हो गया, मतलब वो इसके अंदर मिक्स हो गया। ऊपर नमक वाला एग्जाम्पल था। मिक्स होने के बाद उस बूंद के वो पूरे इसके अंदर फैल गई है, वो सारे की सारी। उसमें से हमने 10 ml निकाल लिया। जब हमने 10 ml निकाला तो उस बूंद का 100 का 10वां हिस्सा फिर निकाल दिया। उस ये बूंद जितनी भी थी, उस बूंद वो पूरे में मिली थी, और 100 ml में से हमने कितनी निकाली? बस केवल 10 ml, मतलब 10वां हिस्सा उस बूंद का, वो इसमें मिक्स कर दिया सेकंड वाले में। इसमें से फिर निकाला, मतलब पहले तो जो मान के चलो वो बूंद 1 ग्राम थी, हमने उसका 10वां हिस्सा निकाला पहले स्टेप में। अब दूसरे स्टेप में फिर कितना हिस्सा निकाल दिया, फिर 10वां हिस्सा निकाल के इसमें कलर चेंज किया, फिर 10वां हिस्सा थर्ड स्टेप में निकाला, फिर 10वां हिस्सा निकाल दिया। मतलब अभी भी क्या बचा हुआ है? कलर बचा हुआ है। मतलब कि जो मैटर के हम कितने हिस्से कर सकते हैं? ऐसे तो बहुत ज़्यादा ही छोटे हिस्से कर सकते हैं। ये कहना यहाँ से ये चाह रहे हैं कि जो मैटर है ना, मैटर बहुत छोटी छोटी चीज़ों से मिलके बना हुआ है। किससे चीज मिलके बना हुआ है? बहुत छोटी छोटी। यहाँ से कुछ लिखने की नहीं, लेकिन समझने की बातें थी बस केवल। और क्या कह रही है कि पार्टिकल की करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी? कि पहली बात, उन पार्टिकल के बीच में क्या होगा? स्पेस। अगर एक पार्टिकल के दूसरे पार्टिकल के बीच में स्पेस होगा, जब भी तो कोई दूसरा पार्टिकल उनके बीच में आके बैठ सकता है, उनके बीच में घुल सकता है, मिल सकता है। तुमने पानी में नमक घोल दिया तो नमक पानी के मोलिक्यूल्स के पार्टिकल्स के अंदर ही तो जाके घुसेगा, वहीं तो जाके बैठेगा, तभी तो वो क्या होगा? डिजोल्व होगा, नहीं तो डिजोल्व ही नहीं होगा। ठीक है। दूसरी लाइन क्या कही है इन्होंने कि जो पार्टिकल है मैटर के, वो कंटिन्यूसली मूविंग होते हैं। भाई ये बिल्कुल सही बात है। कोई भी चीज केवल 0 केल्विन पे रेस्ट में होगी, नहीं तो वो क्या करती रहेगी? हमेशा वाइब्रेट ही करती रहेगी। अगर हम सॉलिड के पार्टिकल की बात करें कि मान के चलो एक सॉलिड का पार्टिकल है, कहीं जाएगा नहीं, लेकिन ये अपनी जगह पे क्या करेगा? ऐसे वाइब्रेट करता रहेगा, इधर उधर इधर 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 इधर। और इसको ही क्या कहेंगे कि पार्टिकल हमेशा कंटिन्यूसली किस में होंगे? मोशन में होंगे भाई। आगे देखो, फिर इसने तीसरी बात कही है कि पार्टिकल की खास बात क्या होगी? कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे इन्होंने ये इमेज बना के दिखा भी रखी है तुम्हें कि पार्टिकल एक दूसरे को क्या करके रहेंगे? पकड़ के बैठे रहेंगे। इसको क्या कहते हैं? हमें बॉन्डिंग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? हमें बॉन्डिंग कहते हैं। अब ये तीन बातें हमने समझी हैं। इन तीन बातों के ऊपर हम मैटर की स्टेट समझेंगे कि मैटर जो हमारे पदार्थ हैं, जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, वो कैसी मिलेंगी। पहली चीज़ वो कैसी मिलेंगी? सॉलिड। अब सॉलिड के लिए क्या क्या बातें हैं? अब हमने पार्टिकल की बातें पढ़ी थी ना, अभी अभी तो हम पढ़ के आए हैं। क्या पढ़े? एक सेकंड जस्ट। हाँ, अभी अभी क्या पढ़ के आए हैं हम जस्ट? कि पार्टिकल वाइब्रेट होंगे, और वाइब्रेट होंगे। सॉलिड के पार्टिकल की खास बात है कि वो अपनी शेप को क्या रखेंगे? सॉलिड शेप फिक्स होगी सॉलिड की। सॉलिड की शेप क्या होगी? फिक्स। सॉलिड का वॉल्यूम भी क्या होगा? फिक्स, मतलब कुछ कांस्टेंट वॉल्यूम होगा। सॉलिड की जो शेप फिक्स होगी, वॉल्यूम फिक्स होगी, वो टाइटली बाउंड करेंगे एक दूसरे को, टाइट से टाइटली बाउंड करेंगे। बाउंड मतलब जोड़ के रखेंगे। सबसे ज़्यादा किससे? लिक्विड से और गैस से ज़्यादा, दोनों से ज़्यादा। सबसे कम कौन टाइटली लाइटली बाउंड करता है? गैस।
फिर टाइट कौन करता है? लिक्विड। और सबसे टाइट कौन करता है? सॉलिड। जो पार्टिकल से पार्टिकल के बीच का गैप होगा वो सॉलिड में कम होगा, बहुत कम होगा। लिक्विड में क्या होगा? ज्यादा, और गैस में और भी ज्यादा। यही प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हुई है इन्होंने कि सॉलिड लिक्विड गैस में क्या डिफरेंस होते हैं। तो देखो यहाँ दिखा रखे हैं इन्होंने कि सॉलिड के पार्टिकल बहुत नजदीक नजदीक होंगे, एक फिक्स डिफाइनाइट साइज में हमेशा, देखो एक डिजाइन में बैठे होंगे। लिक्विड के कोई डिजाइन नहीं और गैस का तो कोई डिजाइन नहीं, तो फ्री ही घूम रहे हैं बिल्कुल। सॉलिड के बीच का जो गैप है वो बहुत कम है, लिक्विड में थोड़ा सा ज्यादा है और गैस में बहुत ज्यादा। इन्होंने इनको पकड़ के रखा है बिल्कुल जोर लगा के, इन्होंने थोड़ा सा कम जोर लगा रखा है इन्होंने बिल्कुल। ये तो फिर ही है, देखो एक इधर घूम रहा है, एक उधर घूम रहा है, एक उधर घूम रहा है। तो ये बातें हैं किसके किसके बीच की डिफरेंस है? सॉलिड लिक्विड और गैस के बीच की डिफरेंस। अब इन्होंने यहाँ पे कह दिया कि क्या ऐसा हो सकता है कि मैटर अपनी शेप उसको स्टेट को चेंज कर दे, मतलब क्या सॉलिड से गैस बन सकती है? क्या लिक्विड से गैस बन सकती है? सॉलिड से गैस बन सकती है, लिक्विड से गैस बन सकती है। क्या गैस दोबारा लिक्विड में बदल सकती है? तो देखो यहाँ पे एक टेबल दिखाई है आपने, उस टेबल से सब समझेंगे हम। यहाँ नहीं है, ये एक सेकेंड है, ये रही यहाँ पे देखो। हमें पता है कि सॉलिड चीजें अगर हम गर्म करें, सॉलिड को हम क्या करें? गर्म करें, तो वो क्या हो जाएंगी? वो टूट जाएंगी, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगी। सॉलिड को कन्वर्ट करते तो क्या हो जाती हैं? मेल्ट हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? वो मेल्ट। और जिस टेम्परेचर पे मेल्ट होंगी उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। टेम्परेचर एट विच द सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। और इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? फ्यूजन। अब क्या ऐसा कर सकता हूं कि मेरे पास एक लिक्विड था, पानी था, मैंने पानी को फ्रीज में रखा और उसको जमा दिया? और इस प्रोसेस को बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को? सॉलिडिफिकेशन। क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को? सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड अब हो गया हमारे पास, लिक्विड को मैंने गर्म करना स्टार्ट किया। गर्म करने से एक पॉइंट आएगा जब लिक्विड क्या होना स्टार्ट हो जाएगा? बॉयल। और उसको बोलेंगे हमें बॉइलिंग पॉइंट। उसको क्या बोलेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा? गैस में। और उस प्रोसेस को बोलते हैं वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को? वेपराइजेशन। दूसरी बात, अब गैस को मैं ठंडा करूं, जैसे तुमने भाप निकली तुम्हारे घर मतलब पानी से तुमने भाप को ठंडा करने की कोशिश करी, तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? कंडेंसेशन। क्या कहलाएगा? कंडेंसेशन। देखो डेफिनेशन सिंपल सी है, अगर मैं आपसे पूछूं कंडेंसेशन, तो व्हेन गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड। वेपराइजेशन, व्हेन लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस एट बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड वेपराइजेशन। अब कुछ प्रोसेस ऐसे भी होते हैं बच्चों कि सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम सॉलिड बनाए, जिसको हम ड्राई आइस भी कहते हैं। ड्राई आइस क्या कहते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अगर ड्राई आइस अगर पिघलेगी, वो पिघलती नहीं कभी भी, वो लिक्विड में जाती ही नहीं, वो डायरेक्ट किस में जाती है? गैस में। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। और अगर गैस डायरेक्टली किस में डिपॉजिट हो जाए? सॉलिड में, तो उसको बोलेंगे डिपोजिशन। यही इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ही ये है कि व्हेन सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड इज कॉल्ड फ्यूजन, व्हेन लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन, व्हेन द लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस एट बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड वेपराइजेशन, व्हेन गैस कन्वर्ट इनटू लिक्विड is called condensation, when solid directly convert into gas is called sublimation, when gas convert into solid directly is called deposition। अब देखो यहाँ पे एक टॉपिक आया था बीच में, वो थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया था उसको। मैंने तुम्हें ये बताया था कि जहाँ बर्फ पिघलती है उसको 0 डिग्री सेल्सियस कहते हैं, लेकिन एक चीज़ और कहते हैं उसको 273 केल्विन। मतलब कि यहाँ देखो तुम्हारे पास है कि अगर मुझे कभी भी सेल्सियस में P डिग्री सेल्सियस दे रखा है, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना, तो 273 उसमें ऐड कर दो, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। और केल्विन से सेल्सियस में जाना है तो फिर क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट करोगे। क्या करोगे? सब्ट्रैक्ट। कितना? 273। किससे जाना है? तो केल्विन से सेल्सियस में जाना। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, क्योंकि मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि हर एक पार्टिकल ना कंटिन्यूसली मोशन में रहता है। पार्टिकल किस में रहता है? कंटिन्यूसली मोशन में। केवल वो एक जगह जाके रुकते हैं, कहाँ? 0 केल्विन। और वो ही कितना है? -273.13 या 15 केल्विन के सेल्सियस के आसपास है। 0 केल्विन है, इतना सेल्सियस है।
अभी देखो एक टॉपिक और आया है नया, क्या है, बहुत फेमस टॉपिक, इवेपोरेशन। देखो यहाँ अभी थोड़ी देर पहले आपने एक टॉपिक समझा था, वेपराइजेशन, देखा था। वेपराइजेशन क्या था, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना एट बॉइलिंग पॉइंट, लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना एट ए बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाएगा बच्चों कि जो लिक्विड है ना, जो वाटर है हमारा, वो किस में कन्वर्ट होगा, वेपर में, और किसके नीचे होगा, बिलो बॉइलिंग पॉइंट होगा। उसको ही क्या बोलते हैं, वेपराइजेशन। सैनिक स्कूल में क्वेश्चन भी आया हुआ था। तुमने पोछा लगाया, फर्श पे पानी है, थोड़ी देर में अपने आप सूख गया, कहाँ गया वो पानी, वो पानी हो गया इवेपोरेट। वो पानी क्या हो गया बच्चों, इवेपोरेट। क्या हो गया वो पानी, इवेपोरेट। अब इवेपोरेट जब वो पानी हुआ है ना, तो उसके इवेपोरेशन के ना कई सारे, एक सेकंड रुको भाई थोड़ा सा, हाँ ठीक है। इवेपोरेशन के ना कई सारे रीजन होंगे। तुम्हारी मम्मी ने पोछा लगाया, वहां पे क्या ऑन कर दिया, फैन। तो इवेपोरेशन के फैक्टर होंगे जिनके ऊपर वो डिपेंड करेगा कि कब वो इवेपोरेशन ज़्यादा होगा कब कम होगा। फैन से क्या हुई, विंड, मतलब हवा चली, विंड स्पीड, मतलब हवा की स्पीड क्या है, इवेपोरेशन को फास्ट करेगी। तुम पसीने पसीने आए घर पे, पसीने सुखा रहे थे, आराम से हवा नहीं चल रही थी तो आराम से सूखेंगे, लेकिन तुम फैन के आगे आके खड़े हो गए, तो उससे क्या है, विंड स्पीड ज़्यादा, और विंड स्पीड ज़्यादा का मतलब इवेपोरेशन है फास्ट है। दूसरा, तुमने गिलास में पानी रख दिया, उसको धूप में रख दिया, और तुमने उस गिलास को फर्श पे फेंक दिया थोड़े से ज़्यादा एरिया में, तो कब ज़्यादा जल्दी सूखेगा, कब ज़्यादा जल्दी वेपराइजेशन होगा, इवेपराइजेशन जब एरिया ज़्यादा हो। तो दूसरा फैक्टर क्या हुआ बच्चों, एरिया। देखो ये यहीं लिखे भी हुए हैं सारी बातें। दूसरा फैक्टर क्या हुआ, एरिया। दूसरा फैक्टर क्या हुआ, एरिया, कि जितना ज़्यादा एरिया उतना ही इवेपोरेशन है ज़्यादा। तीसरी बात, तीसरा फैक्टर, अगर मान के चलो कि टेम्परेचर, तुम देखोगे कि अभी सर्दियाँ चल रही हैं, पोछा लगाते हैं, पोछा लगाने के बाद पानी सूखता ही नहीं, लेकिन गर्मियों में तो एक बार तुम पानी फेंको और तभी सूख जाएगा, क्योंकि अभी टेम्परेचर चल रहा है हमारा 10 से 15 के आसपास, फिर चलेगा 40 के आसपास। तो गर्मियों में टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तब भी इवेपोरेशन क्या होगा, ज़्यादा। अगला पार्ट है कि ह्यूमिडिटी क्या है, ह्यूमिडिटी क्या होती है, हवा में नमी कितनी प्रेजेंट होगी। अब देखो नमी का मतलब क्या है, तुम देखते होगे कि जब बारिश का मौसम आता है, बारिश के मौसम में हवा में पानी हो जाता है अपने आप, और पानी की ना हवा की पानी पीने की कुछ कैपेसिटी है कि वो इतना ही पानी पी सकती है, उसी को कहते हैं ह्यूमिडिटी। अगर हवा 10 लीटर पानी पी सकते और उसने वो पानी पी लिया, तो अब मतलब जो पानी तुमने फेंका है वो इवेपोरेट होगा ही नहीं। तुम कई बार देखोगे कि तुम्हारे कूलर में जब बारिश के टाइम का पानी सूखता ही नहीं। दूसरा रीजन, बारिश के समय में तुम्हारे पसीने भी नहीं सूखते, और इसने कहा अगर भादवे की गर्मी, मतलब भादवे में क्या आ रहा कि ज़्यादा उमस हो, अगर उमस का आग्रह उसने, ह्यूमिडिटी। तो जितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगी उतना ही इवेपोरेशन क्या होगा, स्लो, और कम ह्यूमिडिटी होगी तो इवेपोरेशन क्या होगा, फास्ट। ये टॉपिक हमारा यहाँ से हो गया। अब देखो फोर्थ टॉपिक, इसने कहा कि जी ये इवेपोरेशन हुआ तो है, इस इवेपोरेशन का काज क्या होगा, इसका काज होगा जी स्पेशली कूलिंग। तुम पसीने पसीने आए, तुमने पंखे के नीचे हवा लेनी स्टार्ट करी, वहां से जब तुम्हारे मुंह पे पसीने थे और वहां पे हवा लगी, तो तुम्हारे मुंह को क्या महसूस हुआ था, ठंड महसूस हुई थी, कूलनेस महसूस हुई थी भाई। और वो कूलनेस ही किसका कारण है, किसके कारण से हुआ है, इवेपोरेशन से। मान के चलो ये एक लेयर है वाटर की तुम्हारे मुंह पे, ये ऊपर के मॉलिक्यूल हैं, ये ऊपर के मॉलिक्यूल वाटर के, जिनको हम H2O कहते हैं, नीचे भी मॉलिक्यूल हैं। ये मॉलिक्यूल, इनके ऊपर हवा आई, इनको बोली कि चलो हमारे साथ चलो, ये बोली जी ऐसे नहीं चलेंगे, हम नीचे वालों से ना हीट ले लेंगे, गर्मी ले लेंगे। क्या ले लेंगे, गर्मी। और अगर किसी से गर्मी ले ले कोई, तो वो क्या हो जाएंगे, वो कूल डाउन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कूल डाउन। तो इसी रीजन को क्या बोलते हैं कि
इवेपोरेशन क्या काज करता है? कूलिंग। क्या काज करता है? कूलिंग। अब देखो, तुमने कूलर लगाया, कूलर में हनी कॉम्ब लगाया। क्या लगाया बच्चों? हनी कॉम्ब, मतलब मधुमक्खी का छत्ते टाइप नहीं लगाते हैं आज के टाइम में जो कूलर में लगते हैं। तो उसमें क्या होगा कि जब पानी गिरेगा तो पानी का सरफेस एरिया बढ़ेगा। तुमने आगे चला दिया फैन। फैन से क्या बढ़ा दी तुमने? विंड स्पीड, जो मैंने अभी अभी बताई थी तुम्हें। क्या बढ़ा दी? विंड स्पीड। मैंने दो बातें अभी बताई थी, जितनी ज़्यादा स्पीड उतना ज़्यादा इवेपोरेशन, जितना ज़्यादा एरिया उतना ज़्यादा इवेपोरेशन। तो कूलर में दोनों को क्या कर देते हैं? मिक्स की फैन की स्पीड भी बढ़ा देते हैं, विंड स्पीड, और एरिया भी बढ़ा देते हैं, जिससे इवेपोरेशन क्या होता है? फास्ट। और जितना फास्ट इवेपोरेशन, कूलिंग भी उतनी ही क्या होगी? फास्ट। तो यही रीज़न है कि इवेपोरेशन क्या करता है? आसपास की चीज़ों को ठंडा करता है भाई, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे इसने लिखा है कि वाहे शुड वी वियर द कॉटन क्लोथ्स इन समर। तो हमें समर में कॉटन क्लॉथ क्यों पहनने चाहिए उसका समझते हैं। क्योंकि जैसे तुमने कॉटन क्लॉथ पहने हैं तो उनके बीच में ना जगह होगी कपड़े में क्या निकलने की? एयर को आने जाने के लिए। और अगर एयर आए जाएगी तो क्या होगा? इवेपोरेशन होगा। और इवेपोरेशन होगा तो बॉडी क्या होगी? कूल। मतलब गर्मियों में हमें क्या लगेगी? ठंड। लेकिन अगर तुमने नायलॉन के बिल्कुल टाइट कपड़े पहन लिए जिसमें से एयर पास ही नहीं हो रही है, तो फिर तुम्हारी बॉडी पसीना तो निकालेगी लेकिन उससे बॉडी क्या नहीं होगी? कूल नहीं होगी। और वो बार बार पसीना निकालती रहेगी, निकालती रहेगी, निकालती रहेगी, लेकिन बॉडी कूल ही नहीं हो रही है। वो समझेगी कि पता नहीं क्या गड़बड़ होगी, लेकिन लगी तो रहेगी, लेकिन गड़बड़ नहीं पकड़ में आएगी उसके। और इसी वजह से हमें गर्मियों में क्या पहनने चाहिए? कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए। क्या समझ में आ गई बच्चों? इसके क्वेश्चन आंसर की मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा, अभी आपको ये समझने हैं और लिखने की कोशिश करनी है। ठीक है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।